वी आर इन्वेस्टर्स, यशस्वी भव थ्रू विच वी सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस। जो आज का सब्जेक्ट है वो है टर्निंग ग्रीन। तो बहुत लंबे समय के बाद, जुलाई अगस्त के बाद जो निफ्टी ने टॉप बनाया, फिर उसके बाद से मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने दिसंबर में टॉप बनाया, उसके बाद से जो एक पेन पीरियड रहा लगभग 6 से 8 महीने का, और उसके बाद से जो 7 अप्रैल के लो के बाद जो रिकवरी हुई, और उस रिकवरी में जिन्होंने भी अपने पोर्टफोलियो को सही ढंग से संभाला, शायद उनके लिए टाइम है कि वो अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कलर में देख सके। और कुछ कुछ का पोर्टफोलियो जो है, जिन्होंने उस टाइम को यूज किया होगा, वो शायद अपने ऑल टाइम हाई के पास भी होंगे। तो ये जो टाइम है, ये टर्निंग ग्रीन का है। तो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें अब आगे इफेक्ट कर सकती हैं, सेक्टर्स कौन से जो हैं थोड़े अच्छे तरीके से प्लेस्ड हैं, जो आगे कवर कर सकते हैं, और कौन सी चीजें हैं, कौन से मैक्रो लेवल्स पे चीजें हो रही हैं, और अपने इंडाइसेस का और कंट्री का आउटलुक भी थोड़ा देखेंगे कि बाकी जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने क्या कहा है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और इस एनालिसिस के दौरान अगर किसी भी स्टॉक का नाम डिस्कस होता है मेरे द्वारा या किसी भी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, तो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। वो किसी भी तरह से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, और अपनी तरफ से भी अपना ड्यू डिलीजेंस करें। तो ये रिसेंट मैक्रोज है। सितंबर 24, जहाँ पे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया था 26,277। सारे मैक्रो इंडिकेटर्स वाज स्टेबल। डॉलर इंडेक्स, क्रूड प्राइस, इन्फ्लेशन यूएस का, इंडिया का इन्फ्लेशन जो अभी के टाइम का इन्फ्लेशन है उससे तो अधिक था। बॉन्ड यील्ड 3.8। गोल्ड के प्राइसेस अभी के प्राइस से लगभग लगभग आप कहें तो 25-30% नीचे था। निफ्टी का लेवल ऑल टाइम हाई पे था, और निफ्टी की पी 23.61, जो कि लोग बोलते थे कि ये थोड़ी महंगी पी है, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ हम बढ़ रहे थे, तो उसको देखते हुए ये महंगा लग रहा था। फिर धीरे धीरे आपने देखा कि जो जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, लाइक डॉलर इंडेक्स, क्रूड के प्राइसेस बढ़ते गए। इन्फ्लेशन ने हालांकि बहुत परेशान नहीं किया, और जो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो भी बढ़ना शुरू हो गया। और साथ साथ आपने देखा कि गोल्ड के प्राइसेस भी फिर धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए, और वहां से इंडेक्स का करेक्शन शुरू होता है। निफ्टी 26,277 से करेक्ट होती होती अप्रैल 7 तारीख को 21,744 का लो टच करती है। उस दिन निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19.6 होता है। गोल्ड उसी मंथ में टॉप बनाता है 3,500 यूएसडी का। और क्रूड अपने लोएस्ट लेवल को छू के आता है ड्यू टू डिमांड डिस्ट्रक्शन, जो कि ट्रिगर हुआ था प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ के चलते। और ये 7 अप्रैल का जो मैं दिन बता रहा हूँ यहाँ पे, वो टैरिफ के ही कारण पूरा ग्लोबल डिसरप्शन स्टार्ट होने की संभावना बन रही थी। तो डॉलर इंडेक्स भी करेक्ट हुआ 98.28। आज भी लगभग लगभग उन्हीं लेवल्स पे घूम रहा है। क्रूड लो टच करने के बाद 60-65 के रेंज में अभी भी ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जो ये सब स्टार्ट होने के पहले जो क्रूड का प्राइस हुआ करता था 75 से 80 डॉलर पर बैरल के बीच का, उससे कई ज्यादा नीचे है। और इस बीच में क्या हुआ है कि जो यूएस का इन्फ्लेशन है और इंडिया का इन्फ्लेशन, ये दोनों उम्मीद से भी बेहतर इन्होंने परफॉर्म किया है, और काफी कंट्रोल्ड लेवल पे है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है, हालांकि वो अपने पुराने लेवल पे नहीं लौट पाया है, और अभी भी एलिवेटेड लेवल पे ट्रेवल कर रहा है 4.51। एक अलार्मिंग लेवल है, इससे ज्यादा ऊपर जाएगा तो और अलार्म बजना शुरू होगा। गोल्ड 3500 टच करने के बाद अब अभी जो रेंज बनता है उसका, वो 31 से लेके 33 के आसपास के रेंज में घूम रहा है। और निफ्टी जो है, अब चूंकि जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं ये भी अब स्टेबल होने शुरू हुए हैं, इन्फ्लेशन के डेटा भी अच्छे आ गए हैं, और जो Q4 के आपने जीडीपी ग्रोथ के डेटा देखे वो काफी इंकरेजिंग था। तो उससे क्लू लेते हुए ये डेटा आने से पहले ही जो 7 अप्रैल का लो बना था, वहां से फिर वापस निफ्टी ने रिकवर करना शुरू किया, और अब 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोज हुई। और अभी निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 22.5 है। और आने वाला जो ग्रोथ है वो पिछले साल के सेकेंड हाफ की तुलना में, अगर उससे हम कंपेयर करें या उसके फर्स्ट हाफ से कंपेयर करें, तो उनकी तुलना में ये साल एक कंसेंसस है कि उससे अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि पिछले साल
इलेक्शन था, और पिछले साल जो मानसून था वो काफी बड़ा मानसून था, बहुत लॉन्गर मानसून था। तो उससे काफी ज्यादा सर्विसेज और काफी ज्यादा जो एक्टिविटी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रभावित हुई थी। तो ये सारे मैक्रो इंडिकेटर आज के टाइम पे, ये अगर हम बात करें तो गोल्ड के प्राइसेस एलिवेटेड लेवल पे हैं, और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है ये 4.5 से ऊपर है। तो ये थोड़े नेगेटिव होते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए। बाकी सारे जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो वेल इन कंट्रोल है। और उसको देखते हुए इन्फ्लेशन का डेटा जो बहुत कंट्रोल्ड है, आरबीआई ने रेट कट किया है 50 बिप्स का, कल के दिन ही किया है। और आगे इस साल में मे बी 25 बिप्स के दो और कट आ सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ही कंट्रोल्ड है अभी। हालांकि जो इकोनॉमिक स्टांस है रेट, मतलब रेट रेगुलाइजेशन पे, तो पहले अकोमोडेटिव था, अभी वो न्यूट्रल कर दिया है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि पिछले वीक में क्या इंडेक्स का रिएक्शन रहा, तो निफ्टी फिफ्टी की बात करें हम, तो 1.02, लगभग 1% के आसपास का बदलाव रहा, और अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी अब 5% से भी नीचे आ चुकी है, 5% के जोन में है। निफ्टी नेक्स्ट 50 अभी भी 12.74% करेक्टेड है। यहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हुआ करते थे। अगर हम याद करें तो सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही थी कि ओवर वैल्यू से कौन से जोन में चल रही है कौन कौन से इंडेक्स, तो वो निफ्टी फिफ्टी हुआ करती थी, और मिड कैप इंडेक्स का लोग नाम लिया करते थे। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 अभी भी 10% से ऊपर वाले जोन में चल रही है। जो मेन इंडेक्स हम जो देखते हैं वो है निफ्टी फिफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स। ये तीनों इंडेक्स आज 5% के आसपास के जोन के पास है। निफ्टी फिफ्टी 0 निफ्टी फिफ्टी 4.85, निफ्टी मिड कैप 3.14, स्मॉल कैप 5.75। तो ये सभी बहुत ही नजदीक है अपने ऑल टाइम हाई के। माइक्रो कैप एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 ये 10% से ज्यादा करेक्टेड है। तो ये सेम चीज आपने पोर्टफोलियो में भी महसूस कर रहे होंगे कि कभी कभी आपको लग रहा होगा कि स्मॉल कैप इंडेक्स मूव कर रही है बट पोर्टफोलियो मूव नहीं कर रहा है। रीजन ये होता है उसका कि आपका जो पोर्टफोलियो बना हुआ है वो उसमें माइक्रो कैप इंडेक्स जो है ना, तो स्मॉल कैप इंडेक्स को आप अगर स्मॉल कैप इंडेक्स समझ रहे हैं कि बहुत छोटी कंपनी इसमें आती है, तो ये ऐसी बात नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स में आजकल जो कंपनियों का मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ ऐसी कंपनियां हैं। तो उससे छोटी वाली जो कंपनी है वो माइक्रो कैप इंडेक्स में आती है। तो माइक्रो कैप इंडेक्स चूंकि अब 10.5% करेक्टेड है, तो हो सकता है कि बहुतों को वो वापस रिकवरी ना मिली हो, जो जो मेन इंडेक्स है हेडलाइन, लाइक निफ्टी फिफ्टी स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स, जितना उनको रिकवरी मिली है। लेकिन देखा गया है कि जैसे जैसे इंडेक्स एडवांस होता है, हम याद करें इस बात को, तो अभी से 3 वीक 4 वीक पहले निफ्टी फिफ्टी 5% के जोन में ही थी। ओके, तो अभी से 3 वीक पहले निफ्टी फिफ्टी जो है 5% के आसपास करेक्शन में थी ऑल टाइम हाई से। लेकिन जो मिड कैप इंडेक्स था, स्मॉल कैप इंडेक्स था, वो लगभग 10% से ज्यादा करेक्टेड थे, अगर आपको याद आए तो। ये जो भी कैचअप हुआ है, ये कैचअप पिछले 3 वीक में हुआ है। और अभी भी देखें आप, अगर हम वीकली चेंज की बात करें तो निफ्टी फिफ्टी 1% एडवांस हुई है, जबकि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स 3 से 4% के आसपास एडवांस हुए हैं। तो ये जो कैचअप है, ये कैचअप होना ही था, और ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, हमेशा ऐसा होता आया है। ठीक है, पहले रिकवरी मेन इंडेक्स की होती है, क्योंकि एफआईआई का लौटना, जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेन करते हैं। तो बिल्कुल रिकवरी भी उसी ही पैटर्न में होती है। अब आते हैं हम यूएस इंडेक्स पे। डो जोन्स 5% के जोन में अब चली गई, नेस्डेक उससे भी कम, और S&P 500 अब 3% से भी कम। क्या यहाँ पे ट्रिगर्स दिख रहे हैं सबको? ट्रिगर्स ये दिख रहे हैं कि ट्रम्प जो एक लेके आया है, एक वो सेंटेंस बोल, एक जो वर्ड बोल रहे हैं, बिग ब्यूटीफुल बिल। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़नी है, डेट सीलिंग उन्होंने बढ़ा ली है। उसको हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे, बट सिंपल सी बात है कि मार्केट में लिक्विडिटी की कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान है, चाहे डेट कहीं भी चला जाए। और मार्केट एक्चुअली ड्राई होती है नियर टर्म में लिक्विडिटी के चलते। दूसरा ट्रिगर वहां पे ये दिखता है कि अगर यूएस चाइना डील, जैसे कि अभी जो एक अग्रेशन दिख रहा है कि अब उसको एग्रेसिवली लेके बढ़ना है, डील खत्म करनी है, और दोनों प्रेसिडेंट अब बात कर रहे हैं और डेलीगेशंस भेज रहे हैं बात करने के लिए। तो ये शायद लोग, अब लग रहा है वहां पे पार्टिसिपेंट्स को कि अब जाके जो कुछ भी हुआ 2 3 4 महीनों में, वो सॉल्व होने की तरफ जाए। ठीक है। और अगर ये करने के बाद अगर
अगर चाइना से डील करने के बाद और बाकी भी अपने कंट्री के इंपोर्ट को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लेते हैं ट्रम्प, तो एक तरह से उनका इस चीज को अ, थोड़ा डिसरप्शन तो हुआ, बट लॉन्ग टर्म में चाइना से यूएस एटलीस्ट कम से कम डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो बाद में जाके अगर हम इसका आकलन करेंगे इस 3 महीने में क्या हुआ, 3 महीने एक डिकेड के तौर पे देखेंगे तो बड़ा छोटा सा टाइम होता है। उस 3 महीने का डिसरप्शन रहा, बट एटलीस्ट कम से कम जो एक्सपोर्ट बेस था, इंपोर्ट बेस था, वो एटलीस्ट डाइवर्सिफाई हो गया। ठीक है, तो ये गेन कहा जाएगा उनके लिए। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि लगभग हमारे इंडेक्स हो या यूएस के इंडेक्स हो, ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब है। अब हम आते हैं, जो हम कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं, तो हमने कुछ 7-8 वीक से स्मार्ट मीटर की काफी बात करी है। तो जो पिछली बार हमने बात की थी, तो मेरे पास जो डेटा था वो 15 मई तक का अपडेटेड था। अब जो डेटा मेरे पास है वो 31 मई तक का अपडेटेड है। तो जो 15 मई तक का अपडेटेड डेटा था उसके हिसाब से 22 करोड़ 23 लाख स्मार्ट मीटर जो सैंक्शन हुए थे, उसमें से 2 करोड़ 90 लाख स्मार्ट मीटर्स लगे थे। और ये 15 मई तक का था। इन 2 करोड़ 90 लाख स्मार्ट मीटर्स में से जो इस साल FY 25-26 यानी FY 26 में जो मीटर्स लगे थे उनकी संख्या थी 38 लाख। यानी 45 दिनों में, 1 अप्रैल से 15 मई तक का टाइम होता है वो 45 दिन होता है, इन 45 दिनों में 38 लाख मीटर लगे थे। और उसके पिछले साल जो मीटर्स लगे थे वो पूरे साल में लगे थे 1 करोड़ 47 लाख। ये जो आप लकीर देख रहे हैं FY 24-25 की, जो बड़ी लकीर दिख रही है आपको, वो 1 करोड़ 47 लाख की है, वो पूरे साल में लगे थे। और 45 दिनों में 38 लाख लगे। बहुत ही ऑब्वियस है कि स्पीड बढ़ी, लेकिन वो स्पीड अभी कहाँ पहुंची है, ये डेटा भी 31 मई तक का है। यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड जो मीटर्स हैं वो हो चुके हैं लगभग 3 करोड़ 6 लाख 55 हजार। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, अब FY 26-25-26 का डेटा देख रहे हैं, यहाँ पे 54 लाख 75 हजार लिखा हुआ है। तो 38 लाख 34 हजार से ये फिगर 15 दिनों में 54 लाख 75 हजार पहुंचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग 16 लाख से भी ज्यादा मीटर्स लगते हैं पिछले 16 दिनों में। 15 मई से 31 मई के बीच में 16 दिन होते हैं। 16 दिनों में 16 लाख और लगभग 40 हजार, ठीक है, उससे ज्यादा मीटर्स लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो मीटर लगाने की स्पीड है वो लगभग एक दिन में 1 लाख मीटर्स लगने की स्पीड अभी हमने अचीव कर ली है। ये स्पीड हो सकता है कि जब मानसून हो, बारिश का सीजन हो, जब वेदर खराब हो, तो वहां पे थोड़ा उसको थोड़ा दिखे कि हाँ यहाँ डिक्लाइन हो रहा है, बट स्पीड जो है या तो मेंटेन होगी या फिर यहाँ से और भी ज्यादा इंक्रीज होगी। तो अगर हम ये रेशियो लेते हैं कि अगर एक दिन में 1 लाख मीटर्स लगते हैं, तो 365 दिन में 3 करोड़ 65 लाख मीटर्स लगेंगे स्पीड से। थोड़ा बहुत स्पीड ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमने क्या देखा है कि स्मार्ट मीटर पिछले साल कितने लगे हैं, 1 करोड़ 47 लाख। और अभी जो स्पीड हम कर रहे हैं उस स्पीड से हम लगभग लगभग 3.5 करोड़ की बात कर रहे हैं। यानी कि पिछले साल जितने मीटर्स लगे हैं उससे दोगुने से ज्यादा मीटर लगने की संभावना इस साल बनती है। ठीक है। और अगर हमने 3.5 करोड़ मीटर लगा भी दिए, तो हमने पिछले साल तक लगभग 2.5 करोड़ मीटर लगाए थे। 2 करोड़ 90 लाख तो 15 मई तक हुए थे। लगभग 31 मार्च तक 2.5 करोड़ मीटर लगाए थे। 3.5 करोड़ मीटर लगाने के बाद भी 6 करोड़ ही होता है, जबकि सेंशन जो है वो 22 करोड़ का सेंशन है। तो अभी भी 16 करोड़ मीटर लगने होंगे। और जब ये 22 करोड़ की बात हुई थी, तो ये 2016-17 का जो सर्वे था उसके हिसाब से आंकड़ा निकाला गया था। जब भी इसका रिवीजन होगा, क्योंकि उसके बाद से बहुत सारे हाउस होल्ड बढ़े हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ी हैं, तो ये इसमें रिवीजन होगा तो फिर सेंशन जो नंबर्स है वो भी बढ़ने की संभावना बनती है। ये मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर की अपॉर्चुनिटीज जो है वो कितनी बड़ी है। ठीक है, और वो इसेंशियल भी है। ठीक है, इसेंशियल भी है, पावर लॉस की बात है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मिस यूज कह लें आप बिजली का, या फिर थेफ्ट कह लें बिजली का, ये सब बातें हैं। तो अब इस पे जो कंपनीज काम करती हैं, स्मार्ट मीटर वाले प्रोजेक्ट पे काम करती हैं, तो उनके लिए काफी अच्छी संभावना बनती है। जो नेगेटिव बातें बनती हैं वो क्या बनती हैं कि चूंकि डीलिंग पूरी की पूरी गवर्नमेंट से होनी है इसमें, ठीक है, उनके ही कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सब काम होना है, तो पेमेंट साइकिल थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, जिसको कि सेपरेट मॉनिटरिंग की बिल्कुल जरूरत पड़नी चाहिए।
ठीक है, पेमेंट साइकिल में कैसे चल रहा है, पैसे वापस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कितने दिनों में मिल रहे हैं, काम की कमी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और ये कोई ऐसी योजना भी नहीं है कि मतलब हमने कोई आप कह सकते हैं कि कुछ लोक लुभावन योजनाएं हो। इसेंशियल योजनाएं हैं। आप पावर कैपेक्स कर रहे हैं, पावर का कंजम्पशन होना है यहाँ पे, तो पावर का सेफ्टी भी होनी है। ठीक है, सही तरीके से कंजम्पशन हो, अकाउंटेबिलिटी के साथ कंजम्पशन हो, ये भी ध्यान देना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो लॉस भी फिर गवर्नमेंट को ही होता है, रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट को ही लेना पड़ता है। और अभी भी कम से कम 12% का मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आता है, कि पावर लॉस अभी भी है, जो कि ये मीटर्स लगने के बाद जाके ही कम होगा। कम हुआ है, बट जब तक ये सारे स्मार्ट मीटर्स नहीं लगेंगे तब तक वो मैनेजेबल कह सके आपकी एक जोन में नहीं पहुंचेगा। थोड़ा बहुत पावर लॉस तो हो सकता है ट्रेवल करने में, बट मोर देन 10% का पावर लॉस इज ह्यूज। मतलब उतना रेवेन्यू आप गंवा रहे हैं जितना भी आपसे, आपका पावर से रेवेन्यू आपको मिल रहा है। अब हम कुछ डिफेंस स्टॉक्स की बात करते हैं। ये सोशल मीडिया पर अवेलेबल भी है, मुझे भी हम में से किसी ग्रुप मेंबर ने फॉरवर्ड किया था। तो इन एक कंपाइल किया है, चाहे जिसने भी किया हो, तो आप देखें कि सभी स्टॉक्स के नाम लिखे हुए हैं और किस किस सेक्टर में काम करते हैं, मार्केट कैप क्या है उनका, और एज पर दियर कॉन्फ्रेंस कॉल या कोई मैनेजमेंट इंटरव्यू उनका क्या गाइडेंस है अगले साल का, और उसके साथ में पिछले एक साल के रिटर्न्स कैसे रहे हैं। और इसमें एक कॉलम आप और ऐड कर दे तो बहुत ही बेटर होगा। अगर आप ये भी ऐड कर दे कि वैल्यूएशंस कौन कहाँ पे क्या ट्रेड कर रहे हैं, तो शायद डिसीजन मेकिंग में और हेल्प हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ये जो चार्ट है ये हेल्प करेगा उसमें। तो हमें एक चीज देखने की जरूरत है कि कुछ बातें डिफेंस के बारे में क्या चली हैं, हमने पहले भी इस बारे में डिस्कशन कर रखा है कि जो नाटो कंट्री हैं उनको यूएस गवर्नमेंट पुश कर रही है उनको कि हम अब आपको सिक्योरिटी अम्ब्रेला देने की हालत में नहीं है, हमारे कंट्री का डेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो आप अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखिए। तो प्रपोजल ये है कि 5% जीडीपी का, जो कि पहले बहुत ही कम कर रहे थे, लेस देन 2% या लेस देन 1% तक कर रहे थे, ठीक है, सभी अपने अपने वेलफेयर मेजर्स पे काम कर रहे थे, तो 5% अपने जीडीपी का आप डिफेंस पे खर्च करें, सारी नाटो कंट्री की बात हो रही है। और उसमें भी आप 3.5% जो है वो शिप बिल्डिंग पे काम करें। ठीक है, अपने शिपिंग पे देखें आप। और जो 1.5% बचता है उसमें बाकी जो आपकी सिक्योरिटी की जो चीजें हैं उसको देखें। तो शिप बिल्डिंग जो है एक एक बड़ा सेक्टर, गवर्नमेंट भी काफी इस पे सीरियस है, और हम भी दुनिया में बहुत जो शिप बिल्डर्स हैं, तो हमारा कोई उतना बड़ा कोई था नहीं, कुछ भी टेक था नहीं, बट हम चाहते हैं कि हम टॉप 5 शिप बिल्डर्स में से कहे जाए आने आने वाले सालों में। और कुछ कंपनियां हैं हमारे पास जो कि उस तरफ काम भी कर रही हैं, उनकी कुछ प्रॉक्सीज भी हैं, तो उस तरफ भी काफी ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। उसके अलावा जो हम थोड़े मिसाइल में आगे हैं, रॉकेट्स में ठीक है, ठीक है, थोड़े स्पेस में हमने काफी अच्छे काम किए हैं, तो इनसे भी रिलेटेड कुछ कंपनी, एक्सप्लोजिव्स में हम अच्छे हैं। ठीक है, तो इस तरफ से हमने पहले से सही काम कर रखा है, तो उसमें भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है कंट्रीज का। तो हमारी जो डिफेंस रिक्वायरमेंट और जो यूरोप की डिफेंस रिक्वायरमेंट और इवन नाटो कंट्रीज की डिफेंस रिक्वायरमेंट के चलते जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, तो इस बार लग रहा है कि शायद जो डिफेंस का जो एक आपने पिछले कुछ दिनों में, 25-30 दिनों में जो आपने एक बहुत ज्यादा चर्चा सुनी, उसमें कुछ कंक्रीट चीजें निकल के आएंगी, और ये बातें चल भी रही हैं। और बेटर ये होगा कि आप किसी भी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके ऑर्डर बुक को ट्रैक करें, कैसे कैसे कहाँ से क्या बातें हो रही हैं, और एक्चुअली में रियल में उसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। कंपनीज के कॉन कॉल पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बार अच्छा मैंने ये देखा कि जो डिफेंस कंपनीज हैं, उनमें से बहुतों ने कॉन्फ्रेंस कॉल करना स्टार्ट किया है, तो ये अच्छे साइन है सेक्टर के लिए। एक न्यूज़ और आई थी इसी से रिलेटेड कि जो डजल्ट एविएशन है, जिसको कि आप जानते हैं फ्रांस का है ये, और रफाल का मैन्युफैक्चरर है ये, तो प्रपोजल है कि जॉइंट वेंचर करेंगे टाटा एडवांस सिस्टम के साथ, और हैदराबाद में जो राफाल है उसका जो फ्यूजलेज है, फ्यूजलेज क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट होता है इंजन के, जो पीछे का जो पार्ट होता है पूरा, जो कार्गो बना होता है, उसको फ्यूजलेज बोलते हैं। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हैदराबाद में स्टार्ट करने का जॉइंट वेंचर है। ये बड़ा स्टेप है एक। ठीक है, अभी से कुछ दिन पहले इमानुअल मैक्रो ने ये बात भी कही थी कि वी आर लुकिंग नाउ एट इंडिया पैसिफिक, स्पेशली इंडिया, ऐसा करके उनका स्टेटमेंट आया था एक। ठीक है, तो इंडिया फ्रांस टाई ट्रीटी,
ये करके उन्होंने एक बात कही थी, और उसके बाद से फिर ये न्यूज आया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो इस तरह के मैन्युफैक्चरर हैं, एटलीस्ट कम से कम इंजन वाला काम अभी नहीं हो पा रहा है, तो जो कुछ भी और चीजें हैं, धीरे धीरे चीजें आती रहेंगी, तो फिर ये कि बहुत ही एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी, और इस तरह की न्यूज़ भी आपको और भी आगे आने को दिखती हैं, तो एक वैलिडेशन होता है कि हाँ, वाकई इस बार कुछ सीरियसनेस से काम हो रहा है। और यहाँ जो फैक्ट्री लग रही है, उसका जो एम है, पर्पस है, वो ये है कि हमारे मतलब इंडियन डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट और जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उनकी भी जो रिक्वायरमेंट है डेजर्ट एविएशन के साथ, उनके लिए यहाँ से सप्लाई किया जाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ था इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए। फिर हमने कुछ दिन पहले शायद पिछले सेशन में ही अपने सीडीएमओस के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा एक मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा कि सीडीएमओ सेक्टर हमने समझा कैसे क्या करता है, काम करता है, बट अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखते हैं हम कि यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट है। तो ये F&S जो है, एक रिसर्च की संस्था है, उनके द्वारा बनाया हुआ है। तो जो आप पहला चार्ट देख रहे हैं, उसमें क्या देख रहे हैं? यूएसए 100%। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर कोई कोई अगर सीडीएमओ कंपनी किसी ड्रग डेवलपमेंट में 100% अगर 100 रुपये वो खर्च करती है, तो सेम चीज को बनाने के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो 70 रुपये खर्च करती हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन में जो जो प्राइम कंट्रीज हैं उनकी बात हो रही है। बाकी जो ईयू की जो और कंट्रीज हैं जो उतना ज्यादा मतलब पॉपुलर नहीं है, वो 60 रुपये में सेम काम करती हैं। एशिया पैसिफिक की बात करें, एपीएससी एशिया पैसिफिक, इसमें चाइना भी आता है, ठीक है, इंडिया भी आता है, तो यहाँ पे एवरेज 50 निकलता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, तो सेम काम इंडियन कंपनीज 40 रुपीज में करके देती है। ठीक है। और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमारे यहाँ पे कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बहुत कम है, और अ, इसका एडवांटेज मिलता है हमें, तो 40 रुपीज में हम करके देते हैं। दूसरा जो आप चार्ट देख रहे हैं राइट साइड में, ये है कि 2018 में इंडिया का जो सीडीएमओ का मार्केट शेयर था, दैट वाज क्लोज टू 3%। वो 23 में आपको यहाँ पे 4% दिख रहा है, इट इज एक्चुअली 3.7%। 23 में इंडियन सीडीएमओ कंपनीज का मार्केट शेयर इज 3.7%, जो कि 2028 में जो अभी एग्जिस्टिंग व्यवस्था है सीडीएमओ की, उसके हिसाब से अगले 2 साल 2.5 साल में 5% होने की संभावना है। 3.7 से 5% की संभावना है। इसमें जो चीज प्राइसड इन नहीं है, वो जो मैं हमने बात करी है कि जो यूएस का बायो सिक्योर एक्ट है, कि चाइना से हम ये सब चीजें नहीं कराएंगे। ठीक है। तो उसका फायदा फिर जो बाकी कंट्रीज हैं उनको मिलेगा। तो अगर वो, अभी तो उस पर कोई बात नहीं हुई है, अभी वो हेल्ड इन अवेयंस है, लेकिन अगर उस पे काम होता है, अगर यूएस ये करता है, जो कि अभी लगता नहीं है कि जो कि अभी बात करने वाले हैं दोनों कंट्रीज, तो अभी उस पर कोई डिसीजन होना है ऐसा लगता नहीं है। बट अगर कभी भी होता है, तो वो ट्रिगर होगा बाकी जो लेस पेनिट्रेटेड सीडीएमओ कंपनी है उनके लिए एक नया मतलब आयाम खुलेगा। उसके अलावा भी फिर भी आप देखें कि जो मार्केट शेयर है वो 4 से 3.7 से 5% बढ़ रहा है। तो आप इसको 3.7 से 5% देखेंगे तो नंबर छोटा लगेगा आपको, लेकिन जब आप इसको 37 से 50 कहेंगे तो ज्यादा लगेगा आपको। ठीक है। तो अगर परसेंटेज टर्म में बात करेंगे, तो परसेंटेज टर्म में आप कह लें कि 30% मार्केट शेयर ग्रो होने वाला है अगले 2.5 से 3 साल में। अब यहाँ पे देखते हैं कि जीएलपी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। पहले मैं सीडीएमओ पे आता हूँ, एक चीज इसमें और मैं कवर कर देता हूँ कि सीडीएमओ में हमारा मार्केट शेयर आज का 23 में 3.7 थे, आज के टाइम पे हम 4% है, 4% से ऊपर है। तो 4% हमारा मार्केट शेयर है। बट जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हमारे पास है, वो लगभग लगभग 25% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हमारे पास है। ठीक है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटीज हमारी तरफ शिफ्ट होती है ना, तो हमारे पास वो कैपेक्स करने की और फिर हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, अप्रूवल्स नहीं है, ये सब वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रुकावटें हो सकती हैं, वो हमारे हमारे पास नहीं है। तो हम अ, आप कह लें कि प्लांट वाइज, मैन्युफैक्चरिंग वाइज, फैसिलिटीज वाइज हम वेल प्लेस्ड हैं। और सीडीएमओ में जो चीज़ें हो रही हैं, वो काफ़ी अच्छे स्तर पे हो रही हैं, अच्छे मार्जिन पे हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा कंट्रीज इसमें है भी नहीं। आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे यूएसए है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं। एशिया पैसिफिक कंट्री की बात करें तो बहुत कोई नहीं है, इंडिया चाइना ही है। उसके अलावा
जापानीज कंट्रीज हैं, फिर कुछ कोरियन कंट्रीज हैं, यही हैं, बहुत लोग नहीं हैं इसमें। अब हमने बात की थी GLP-1 जो ड्रग की बात चल रही है, वो अपॉर्चुनिटी क्या है। तो आप यहाँ पे देखें कि अभी जैसे 2000, हम 25 में हैं, 2020 से ये चार्ट हमारे पास है। 2020 में ये टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए ये चीज मेनली स्टार्ट हुई है। फिर धीरे धीरे आप देखें यहाँ पे कि फिर ये स्लीप एपनिया, फिर अल्जाइमर, फिर ओबेसिटी, फिर ये नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहाइपेटाइटिस को फैटी लीवर बोलते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इससे एसोसिएटेड और भी बीमारियां हैं। फिर ये बाद में चला पता कि इसको अगर, मतलब चूंकि इंसुलिन को रेगुलेट करना है तो बाकी बीमारियां भी इससे भी कनेक्टेड हैं, तो थोड़ी सी और रिसर्च के बाद चला पता कि ये तो बहुत ही चीजों में हम यूज कर सकते हैं। और वेट मैनेजमेंट आज के टाइम का बहुत ही बड़ा एक सेक्टर है। तो आप देखें कि जो आप प्रोजेक्शन देख रहे हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2035 तक आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ये ऑरेंज कलर का जो निशान है ये बड़ा होता चल रहा है। ये किस चीज का निशान है? ये ओबेसिटी का निशान है। तो ये दिख रहा है साफ साफ कि डायबिटीज से ज्यादा अगले 10 साल में लोग ओबेसिटी के ड्रग लिया करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही अलार्मिंग लेवल पे ओबेसिटी बढ़ रही है। और इसी के चलते इसका जो मार्केट शेयर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। 11.1% के CAGR से GLP-1 का जो मार्केट है वो ग्रो करने वाला है। और इसमें भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है कि GLP-1 में जो एशिया पैसिफिक कंट्री है, ठीक है, उनका मार्केट शेयर आज का 3% है, केवल 3% है। ठीक है। ये आने वाले साल में जाके 13% होगा। ये 10 साल में, जब ये, क्योंकि सेक्टर 11% से बढ़ रही है, तो अगर एशिया पैसिफिक कंट्री जो है, अगर वो 3% से ही बढ़ेंगी तो उनको 11% ग्रोथ तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो 3% का मार्केट शेयर मेंटेन करके चली जाती है, तो सेक्टर का जो ग्रोथ आ रहा है 11% का, वो तो मिलना ही मिलना है। लेकिन मार्केट शेयर चेंज हो रहा है एक एस्टिमेशन के हिसाब से, 3% से वो 13% होने की संभावना है। ठीक है। तो उसके चलते जो है, जो GLP-1 जो ड्रग है उसमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर टाइम पे इनोवेशन हुआ, डिस्कवरी हुई, फिर वो जो भी क्लिनिकल प्रोसेस है वो पार किए गए, फिर अप्रूवल हुआ, फिर मार्केटिंग हुई, फिर सप्लाई हुई, ठीक है, फिर पेटेंट करवाया उसको, तो संभावना इस तरह से बनती है। पहला जो संभावना है GLP-1 का जो अपॉर्चुनिटी है, एक तो पहले अभी आज के टाइम पे जो मार्केट साइज है वो है 49.3 बिलियन, जो कि आगे 10 साल में 157.5 बिलियन होने की संभावना है, लगभग ट्रिपल। और फिर जो मार्केट शेयर एग्जिस्टिंग है आज का एशिया पैसिफिक कंट्रीज का, वो लगभग 4 गुना बढ़ने वाला है, 3 से 13 होने वाला है। ठीक है। तो 4 गुना मार्केट शेयर एक्सपेंशन से, और 3 गुना सेक्टर के एक्सपेंशन से। तो 4 गुने 3, अगर हम गुना करते हैं तो वो 12 गुना होता है। तो 12 गुना बढ़ने की संभावना है इंडिया पैसिफिक जो भी कंट्रीज हैं, उनको GLP में अपना कारोबार ग्रो करने की इतनी संभावना दिखती है। ये इसमें कैच है। ठीक है। और आपके सामने क्यों ये इतना फेमस हो रहा है, आपको साफ साफ आप दिखना चाहिए यहाँ पे कि टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए, जो हम बोलते हैं शुगर पेशेंट है, वो वाला ट्रीट करने के लिए इसका यूज होना शुरू हुआ है। और धीरे धीरे अब वेट मैनेजमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अभी 25 में हम आ गए, यहाँ ही वेट मैनेजमेंट काफी अच्छे तरीके से अब ये हो रहा है, और काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, कम साइड इफेक्ट्स के साथ। और ये फिर वेट मैनेजमेंट ही जाके इसका आगे बड़ा एक डायमेंशन खोलेगा इसका। अब आते हैं कि इंडिया और यूके का जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसमें कौन सी तरह की कंपनियों को फायदा हो सकता है, तो उसका एक चार्ट है हमारे पास। जो पहला चार्ट है वो है स्प्लिट ऑफ टॉप प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड बाय इंडिया टू यूके, जो हम सामान यूके को भेजते हैं। ठीक है। दूसरा चार्ट है जो हम यूके से अपने पास मंगाते हैं, मतलब हम एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ हम इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, टेक्सटाइल, जो हम बार बार बोलते हैं कि टेक्सटाइल के पास अपॉर्चुनिटी है। हमने एक सेशन में देखा भी था कि एक मैनेजमेंट का ही कहना था कि जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूके के साथ, तो हमारा जो रेवेन्यू टारगेट है वो टाइम से पहले ही हम पूरा कर लेंगे। ठीक है। तो टेक्सटाइल में और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड के एक्सपोर्ट्स में हम मेजोरली, और फिर मशीनरी में, ठीक है, ये तीन चीजें हैं। 14%, 14%, 13%। बाकी कुछ और बड़े चीज की बात करें तो केमिकल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो सामने आपके पूरा चार्ट रखा हुआ है यहाँ पे।
और जो हम चीजें इंपोर्ट करते हैं यूके से, वो अल्कोहलिक बेवरेज है, एल्युमिनियम है, एग्री प्रोडक्ट्स है, पेपर है, मेटल है, मेजरली जो हम उनसे लेते हैं वो मशीनरी, मेटल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये हम चीजें उनसे लेते हैं। सिल्वर हम लेते हैं 30%। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, फूड, टॉयज, ऑटो पार्ट्स, केमिकल एंड ज्वेलरी विल फेस नो इम्पोर्ट ड्यूटी इन द यूके। ठीक है। तो जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी दिया करते थे, ये सेम चीज टेक्सटाइल वाले जो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वहां पे मेंशन भी किया हुआ था कि हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगता है वो ड्यूटी नहीं लगेगी, तो हमारा मार्जिन एक्सपेंशन होने के चांसेस बड़े ही प्रबल रहेंगे। ठीक है। तो वहीं यहाँ पे लिखा है नीचे उसके कि यूके एक्सपोर्ट विल सी आउटराइट रिडक्शन ऑफ यूएसडी 0.5 बिलियन इन कस्टम ड्यूटी। मतलब उनको 0.5 बिलियन कस्टम ड्यूटी घटेगा यूएस का। ठीक है। क्योंकि हम एक्सपोर्ट जब करेंगे तो यहाँ से हम उनको ड्यूटी देंगे नहीं, क्योंकि उसके बदले में हम 90% चीजों पे टैरिफ जो है कम करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि ब्रोकरेज का अब क्या कहना है इंडिया के बारे में। तो ये मॉर्गन स्टैनली है, इनका जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इमर्जिंग मार्केट, उनकी स्ट्रेटजी है। तो इंडिया, ब्राजील, फिलीपींस, चिले, यूएई, ग्रीस, पोलैंड, इनके बारे में है। तो इंडिया के बारे में इन्होंने सबसे टॉप पे रखा है इमर्जिंग इकोनॉमी में इंडिया को। और उनके बारे में कहते हैं कि ट्रेड इंसुलेटेड एंड सिक्लिकली वेल पोजिशनड, अ सेफ हेवन एमिड ट्रेड वार 2.0। मतलब अभी जो चल रहा है, ट्रेड वार जो था 17 में स्टार्ट किया था ट्रम्प ने, अब इसको 2.0 बोला उन्होंने। इकोनॉमिक मोमेंटम पिकिंग अप, इंडिया क्वार्टरली मैन्युफैक्चरिंग signs of bottoming out and a rotation of early cycle, आरबीआई शिफ्ट ऑफ स्टांस टू एकोमोडेटिव, जो कि अभी न्यूट्रल हो गया। ये रिपोर्ट जो है पहले की है, कल के रेट कट से पहले की है। तो उन्होंने रेट कट करके और उसको न्यूट्रल कर दिया। टू कंसेक्यूटिव रेट कट्स, और अभी जो हुआ वो तीसरा था। एंड लिक्विडिटी इन्फ्यूजन मेजर्स इज ग्रोथ कंड्यूसिव, ongoing recovery in rural demand due to monsoon, reduced taxes coming into effect from April। जो अभी टैक्स स्लैब बना है वो 1 अप्रैल से लागू है। तो जितने भी टैक्सेबल जोन में थे वो सारे लोग अभी 12,75,000 तक टैक्सेबल नहीं है। तो इनडायरेक्टली आप कहें कि जो पैसा टैक्स में जा रहा था वो सीधे कंज्यूमर के हाथ में आएगा, और उससे फिर कंजम्पशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक तो पहले जो इन हैंड इनकम है वो इंक्रीज हुई है, और दूसरी तरफ टैक्स, उसकी दूसरी तरफ हमने इंटरेस्ट रेट कट कर दिए हैं। दोनों तरफ से लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के आसार बन रहे हैं अभी। ठीक है। एजिंग मॉनेटरी पॉलिसी रेजाइम, मतलब ये जो रेट कट चल रहा है, डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, 3.16 पहुंच भी गया। नॉर्मल मॉनसून्स एंड सॉफ्ट कमोडिटी प्राइसेस bodes well for FY26 earnings, highest 2025 GDP growth in JP Morgan ग्लोबल यूनिवर्स। ठीक है। तो ये इंडिया के बारे में इनका कहना है। बाकी लोगों के बारे में कहना है आप इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं। तो ये बातें हमने पहले भी डिस्कस कर रखी हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं, और ये काफी सपोर्ट करेगी हमारे ग्रोथ को। और बहुत दिनों के बाद जो टारगेट देने लोगों ने बंद कर दिए थे, वापस वो लौट आया मार्केट में। तो ये मॉर्गन स्टैनली का है, 5 जून का है ये। तो मार्केट स्ट्रेटजी उन्होंने क्या रखी है इंडिया के लिए, इंडिया इक्विटीज इन एक्सपेंसिव, कह रहा है महंगा नहीं है, पोइज फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स, मॉर्गन स्टैनली, ओवरवेट ऑन फाइनेंशियल्स एंड इंडस्ट्रियल्स। ठीक है। तो जनरली ये जो मॉर्गन स्टैनली है, जेपी मॉर्गन, जो बड़े ब्रोकरेज हैं, बैंक्स हैं, ठीक है, ये जनरली फाइनेंशियल्स में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। हमारे यहाँ जो बैंक वाली कंपनी, एनबीएफसी वाली कंपनीज है, और जब रेट कट वोट कट होता है ना, तो पहले फाइनेंशियल्स ही भागते हैं। ठीक है। तो काफी बड़ा, वैसे अभी भी आज की डेट में भी अगर आप निफ्टी खोलेंगे तो उसमें देखेंगे 30% फाइनेंशियल्स ही है उसमें। तो जो जो इंडेक्स मूव करता है, तो फाइनेंशियल्स के बिना मूव करना बड़ा मुश्किल है। तो आगे क्या बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी, मॉर्गन स्टैनली मेंटेन्स अ कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑन इंडिया, पैगिंग इट्स बीएसई सेंसेक्स टारगेट एट 89,000 बाई जून 26। अगले एक साल में 82,000 से 89,000 बोल रहे हैं हो जाएगा। एंड इन अ मोर ऑप्टिमिस्टिक बुल के सिनेरियो, द फर्म फोरकास्ट द सेंसेक्स कुड टच 1 लाख मार्क। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर बुल केस रहा तो 1 लाख भी टच करेगा सेंसेक्स, जो आज 82,000 के आसपास है। लगभग लगभग 23 से 25,000 का गेन, सॉरी परसेंट का गेन यहाँ से बोल रहे हैं। ठीक है। तो अभी टारगेट आने स्टार्ट हो गए हैं आपके इंडेक्सेस के, अच्छे साइन है। ठीक है। और मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि बुल केस रहा तो यहाँ से एक साल के अंदर इंडेक्स लेवल पे, सबसे बड़ा इंडेक्स जो है, इंडेक्स के लेवल पे लगभग
23-24% का गेन उनको दिखता है, 1 लाख का मार्क टच करता है। वो सेम चीज फ्लोर निफ्टी में भी होगा, और सेम चीजें जो और छोटे इंडेक्स है उनमें भी होगा। तो विद दिस आई